आगे हम लोग अब पढ़ेंगे आज केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनॉल और देखेंगे कि फेनॉल रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले है नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल कैसे होता है ये देखते हैं। कभी भी नाइट्रेशन शब्द लिखा हुआ हो तो नाइट्रेशन शब्द का मतलब आपको समझना है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, कोई भी चैप्टर हो और कभी भी आपको नाइट्रेशन करने के लिए बोला जाए तो नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? तो NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है। और कभी भी नाइट्रो ग्रुप को जोड़ना हो, नाइट्रेशन करना हो, तो उसके लिए जो हम रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं वो फिक्स है और वो फिक्स होता है डाइल्यूट, DIL डॉट मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और साथ में इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आसान बना रहा हूं मैं आपको। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर नाइट्रिक एसिड अकेला रहेगा, ठीक है, एसिड अगर अकेला रहेगा तो ये H+ लिबरेट करेगा और साथ में NO3 माइनस लिबरेट करेगा। HNO3 अकेला रहेगा तब। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां नाइट्रेशन करने के लिए नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है, रटना नहीं है, समझना है। अगर इसको एग्जाम में हम नहीं लिखते हैं, गलती से खाली इसको लिख देते हैं तो क्या होगा? तो अगर सिर्फ इसको लिखते हैं तो ये होगा, और अगर इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं यानी नाइट्रिक एसिड जो है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो ऐसा करने से ये जो HNO3 है ये OH माइनस और साथ में NO2 प्लस लिबरेट करेगा। ये जो समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं, समझने के लिए। ये NO2 प्लस जो है सरल भाषा में समझिए, जिसके पास प्लस का चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और हम जानते हैं कि कभी भी बेंजीन रिंग में कुछ जोड़ना हो तो सबसे आसान होता है इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना। सबसे आसान किसको जोड़ना होता है? इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना सबसे सरल होता है। और इसीलिए नाइट्रो ग्रुप अगर जोड़ना हो तो नाइट्रो ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल बना करके जोड़ें तो ज्यादा आसानी से वो जुड़ता है। ये माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, ये बॉन्ड का साइन है। और NO2 पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस आ गया मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, माइनस की चाहत है, इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और देखो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो बेंजीन रिंग में कहां पर जाकर जुड़ते हैं? ऑर्थो पर और पारा पर जाकर जुड़ते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पारा पर जाकर जुड़ते हैं, यानी ये दीज आर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आखिर क्यों इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पर जाकर जुड़ते हैं। ध्यान से समझना। ये मान लो आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है O और O के साथ लगा हुआ है H, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होता है। और यहां पर जब रेजोनेंस होता है, क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब सर, जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर बन जाता है और जो बॉन्ड पेयर होता है वो लोन पेयर बन जाता है, और इस प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यहां पर ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा और ये अंदर वाला बॉन्ड जो है ये लोन पेयर बन जाएगा, ये अंदर वाला बॉन्ड यहां लोन पेयर बन जाएगा। मतलब जो बॉन्ड में है वो लोन पेयर में चला जाएगा और जो लोन पेयर में है वो बॉन्ड पेयर में स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग स्टेप में होता चला जाएगा। हम एक ही स्टेप में आपको समझा रहे हैं। अब यहां पर जो दो लोन पेयर था अब एक लोन पेयर हो गया, क्योंकि अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया बॉन्ड बनाने में, और ये वाला जो अंदर वाला बॉन्ड था ये लोन पेयर बन गया। ये यहां पर लोन पेयर आ जाएगा और ये यहां पर लोन पेयर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पोजीशन जो है वो ऑर्थो कहलाता है, ये वाला पोजीशन जो है वो मेटा कहलाता है, और ये वाला पोजीशन जो है वो पारा कहलाता है। इसी प्रकार ये वाला पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, ये वाला पोजीशन मेटा कहलाता है और ये पारा है। तो आप देखिए कि जब रिंग में रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर जमा हो रहा है, कहां कहां पर इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां कहां पर है?
तो आप देखेंगे कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो पर, पारा पर और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा है। अब ये है इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो बेंजीन रिंग में कहां पर जाकर अटैक करेगा? तो बेंजीन रिंग में वहीं पे जाकर अटैक करेगा ना जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर हमको भूख लगा है तो हम होटल जाएंगे कि कपड़ा दुकान जाएंगे? होटल जाएंगे। तो होटल कहां पर है? ऑर्थो पर और पारा पर, और इसीलिए हम ऑर्थो और पारा को अप्रोच करेंगे, ना कि मेटा को। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो इतनी बातों को आप नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो देखो अब देखिए, ध्यान समझिएगा। ये है, मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग और इस पे लगा हुआ है OH। इसका मतलब हो गया ये प्यारे फिनॉल, और नाइट्रेशन करना है। तो नाइट्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रेशन करने के लिए हम क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो लेंगे ही लेंगे, और साथ ही साथ हम क्या लेंगे? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे, और रूम टेम्परेचर 288 केल्विन रखेंगे। कितना रखेंगे? रूम टेम्परेचर 288 केल्विन। ऐसा करने पे क्या होगा? बेंजीन रिंग पर ये दोनों मिलकर क्या दे रहा है? अभी हमने बताया ना कि ये मिलकर क्या दे रहा है? NO2+। तो ये जो NO2+ है वो एक बार कहां पर चला जाएगा? बेंजीन रिंग में, ऑर्थो पर। हो सकता है कि ऑर्थो पर चला जाए, या फिर और मतलब अगर ये बना तो फिर ये नहीं बनेगा एक बार में, और ये बना तो फिर ये नहीं बनेगा। यानी OH जो है वो पारा पर भी आ सकता है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है वहां वहां जाएगा, लेकिन पारा पर जाने की संभावना ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे P नाइट्रोफेनॉल, और इसको हम कहेंगे O नाइट्रोफेनॉल। यानी फेनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम O नाइट्रोफेनॉल कहेंगे, और यहां पारा पर नाइट्रो लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम P नाइट्रोफेनॉल कहेंगे। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो क्या रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल हट रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल हट रहा है सर? तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग में हर कॉर्नर पर क्या है? कार्बन है। हर कॉर्नर पर क्या है? कार्बन है। तो इसका मतलब यह हुआ, जब हर कॉर्नर पर कार्बन है तो इसका यह मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? कि हर जगह पर H लगा हुआ है। तो जब आप यहां पर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ये कार्बन पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखा है, तो जब तक यहां से हाइड्रोजन H+ बनकर बाहर नहीं निकलेगा तब तक यहां पर दूसरा NO2+ नहीं आकर जुड़ेगा। तो अगर यहां पर NO2+ आकर जुड़ा है तो वो H+ के बदले जुड़ा है, तो यहां का H+ और साथ में ये क्या दिया होगा? OH-। इससे क्या निकला होगा? OH-। तो H+ और OH- मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। ये बाई प्रोडक्ट आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। समझ में आया? तो मैंने कहा कि जब तक ये H+ जो है ये यहां से नहीं हटेगा तब तक NO2+ वहां पर जाकर नहीं जुड़ेगा। H+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है और NO2+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल के बदले दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है ना, बदला बदली हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। और एक इलेक्ट्रोफाइल के बदले दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। समझ में आ गया बात? हैं? चलिए, अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि ये सर हमको ये दोनों बन गया और मान लीजिए हमको खाली P नाइट्रोफेनॉल बनाना है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इसका पारा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका ऑर्थो वाले का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। तो मेल्ट करके आसानी से इन दोनों मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बोथ मिक्सचर है, अगर आपको अलग अलग करना है, फिल्टर करना है, both mixture can be separated easily by melting due to difference in their melting point, उनके melting point में डिफरेंस होने के कारण उनको बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये देखते हैं। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा? देखो, अच्छा एक और क्वेश्चन है यहां पर,
कन्वर्ट फेनॉल टू पिक्रिक एसिड। ध्यान देना, पिक्रिक का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर प्यारे, पिक्रिक का स्पेलिंग होना चाहिए PICRIC, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का मतलब है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। पिक्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। यानी आप चाहते हैं कि बेंजीन रिंग में एक ही बार ऑर्थो पर, पारा पर और फिर से ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाए। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान देंगे। तो यह बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है? OH। ठीक है, अब हमको नाइट्रेशन करना है तो हम यहां पर लेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। वहां पर क्या लेते थे इसके पहले? देखो, जब एक एक करके कंट्रोल्ड मैनर में नाइट्रेशन जोड़ना होता था, ऑर्थो पर या पारा पर अगर एक एक करके एक बार में एक ही जगह पर जोड़ना होता था, तब हम क्या लेते थे? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते थे और साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते थे। लेकिन जब अनकंट्रोल्ड मैनर में कराना हो, एक ही बार ऑर्थो और पारा पर एक बार में जोड़ना हो, तो एक बार में अगर जोड़ना हो तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेंगे। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेने की वजह से जो नाइट्रो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो एक ही बार में ऑर्थो पर, पारा पर और ऑर्थो पर आकर कनेक्ट हो जाएगा एक ही बार में, और ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। और इसी को कहा जाता है पिक्रिक एसिड। क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। तो कभी भी फेनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने के लिए कहे तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर नाइट्रेशन किया जा रहा है, यहां पर भी क्या किया जा रहा है? नाइट्रेशन किया जा रहा है। सर यहां सल्फ्यूरिक एसिड लेना है कि नहीं लेना है? आप चाहें तो स्मॉल अमाउंट में ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो सिर्फ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही पर्याप्त है नाइट्रेशन कराने के लिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बनाने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट फेनॉल टू पिक्रिक एसिड, यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेके अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन कराना है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ओ नाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलेटाइल। तो पहले तो आपको वोलेटाइल शब्द का मतलब समझना चाहिए कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। तो वैसा सब्सटेंस विच, यानी वैसा सब्सटेंस विच वेपराइजेज, वेपराइज मतलब भाप बनकर उड़ जाना, विच वेपराइजेज एज एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि वाटर, जैसे कि एल्कोहल, सैनिटाइजर। भाई सैनिटाइजर इज ऑल्सो एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया। पेट्रोल, देखते हैं पेट्रोल हाथ में लेते उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? तो जो वेपर बनकर उड़ जाए वैसे पदार्थ को रूम के टेम्परेचर पर जो वेपराइज हो जाए वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? वोलेटाइल सब्सटेंस। पेट्रोल हाईली वोलेटाइल है, तुरंत उड़ जाता है वेपर बन के। तो जो पदार्थ भाप बनकर जल्दी उड़ जाए, रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाए, वैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? वोलेटाइल सब्सटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया गया, वाटर, एल्कोहल, पेट्रोल। एल्कोहल मतलब स्पिरिट, देखते हैं इंजेक्शन देने समय लगाता है ना स्पिरिट, तो वो क्या है? एल्कोहल ही है। उसी प्रकार सैनिटाइजर क्या है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। देखो आप, कहता है कि ओ नाइट्रोफेनॉल जल्दी क्यों उड़ जाता है पी नाइट्रोफेनॉल के मुकाबले। तो देखिए, पहले आपको यह समझना चाहिए कि ओ नाइट्रोफेनॉल होता कैसा है। ओ के साथ लगा है H, उसके बाद लगा है N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, ये है आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। और यहां पर क्या हो रहा है? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में आप अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये जो अल्कोहल है और नाइट्रो का जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो रहा है, आपस में ही बॉन्डिंग कर रहा है। और इसको हम कहते हैं, अगर एक ही मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हो रहा है तो इसको कहा जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई लेना देना नहीं है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड सो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मैनर। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, डिस्क्रीट मैनर। किसमें? ये क्या है आपके पास? ओ नाइट्रोफेनॉल। इसीलिए ये मॉलिक्यूल अलग अलग है, मतलब एक बर्तन में रखिएगा तो मॉलिक्यूल अलग अलग है। लेकिन अगर हम पी नाइट्रोफेनॉल की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पी नाइट्रोफेनॉल में क्या होगा? बट इन केस ऑफ पी नाइट्रोफेनॉल में क्या होगा?
मान लीजिए आपने बनाया पी नाइट्रोफेनॉल, तो ये आपके पास O है, ये आपके पास H है, ये आपके पास ऐसा है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल है मान लीजिए, और इसी प्रकार यहां पर हमने लिया है HO, दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया पी नाइट्रोफेनॉल का, इस प्रकार से N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये पी नाइट्रोफेनॉल है। तो जब एक बर्तन में इन मॉलिक्यूल को रखा गया होगा तो इनके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आमने सामने आने के कारण यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इस प्रकार से बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल से, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अपने सामने वाले मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार पारा नाइट्रोफेनॉल के अंदर सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएटेड मैनर में होंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़कर, दूसरा तीसरे को पकड़कर, तीसरा चौथे को पकड़कर एक बर्तन में होगा। अब मान लीजिए हवा चल रहा है और आप सब दोस्त ऐसे ऐसे करके हाथ पकड़े हुए हैं, मान लीजिए सब दोस्त ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे, और सब हाथ पकड़ करके एक साथ हैं, तो हवा का झोंका आएगा तो आपको उड़ाएगा नहीं। लेकिन अगर आप सब दोस्त ऐसे हैं, ऐसे, तो हवा का झोंका एटीट्यूड में है, तो सब हवा का झोंका आएगा, उड़ा के ले जाएगा। तो यहाँ ईगो प्रॉब्लम है। ओ नाइट्रोफेनॉल में बस आपस में दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं, जबकि पी नाइट्रोफेनॉल में दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ करके दोस्तों के साथ है। तो यहाँ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड मैनर में है। और ये वाला जो फोर्स है ना, इस फोर्स को कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगे तो इसको कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन intermolecular force of attraction, and so molecules exist in associated manner। और इसीलिए सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और जब जुड़े हुए रहते हैं तो इनको तोड़ना क्या है, कठिन है, और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सो हायर बॉइलिंग पॉइंट, और इसीलिए ये जल्दी वेपराइज नहीं होते हैं, जबकि ये आसानी से वेपराइज हो जाते हैं। तो इसको अपने भाषा में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड रहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर है, वहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर है। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स लगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर, और जब अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगे तो इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे यहाँ का फ्लाइट नेपाल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, इंटरनेशनल फ्लाइट। एक स्कूल का बच्चा दूसरे स्कूल में खेलने जाएगा तो क्या बोलेंगे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। एक स्टेट का बस दूसरे स्टेट में जाएगा तो क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बस। उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेगा उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? चलो अब आता है कोल्बेज रिएक्शन क्या होता है, ये देखना है। कोल्बेज रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है कोल्बेज रिएक्शन। देखिए ये है आपके पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है OH। अब एक बात समझिए कोल्बेज रिएक्शन में कि जब अगर बेंजीन रिंग में OH जब तक लगा हुआ है तो यहां पर जब तक OH है तब तक आप इस रिंग में खाली इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल के अलावे किसी दूसरे चीज को जोड़ना है तो ये OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के अलावे किसी दूसरे चीज को जोड़ने नहीं देगा। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के अलावे कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ये है फेनॉल, इसका नाम है कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोलिक एसिड नाम है, मतलब ये एसिड है। तो इसको बेस के साथ ट्रीट करके इसको सॉल्ट बना लो, अनस्टेबल बना लो। तो यहां पर क्या है, O पे माइनस और H पर प्लस। तो बेंजीन रिंग पर जहां OH है वहां पर क्या आ जाएगा, ONA, O माइनस और Na प्लस, और ये एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप है, जब तक आप ये स्टेप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। यानी अगर बेंजीन रिंग में कुछ जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल के अलावे तो ये OH ग्रुप जोड़ने नहीं देगा। तो क्यों ना हम इस OH ग्रुप को पहले थोड़ी देर के लिए बदल लें। जैसे ही OH ग्रुप बदल जाएगा वैसे ही अब ये लायक हो गया कि अब इसमें कोई भी चीज जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, अब हमको जोड़ना क्या है, सेलिसाइलिक है, मतलब कार्बोजिलिक ग्रुप जोड़ना है, एसिड ग्रुप जोड़ना है। तो कार्बोजिलिक यानी COOH ग्रुप जोड़ना है। तो कॉमन सेंस लगाना है कि ये जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो ये जोड़ना है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और साथ में एसिड लेंगे, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या लेंगे, H+ लेंगे। क्या लेंगे, H+। तो ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर यहां पर क्या लगा हुआ है, O- Na+, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, और ये जो COOH है वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, COOH। देखो यहां पे CO2 और H+, यही इंपॉर्टेंट बात है, यही दिमाग में रखना है कि कोलबेज रिएक्शन में जोड़ना क्या है। तो कोलबेज रिएक्शन में कार्बोजिलिक ग्रुप जोड़ा जाता है। कोलबेज में क्या जोड़ा जाता है, कार्बोजिलिक, और ये कार्बोजिलिक ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। ये सवाल पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड में नहीं पूछा जाता, बट कभी कभी पूछा जाता है, बहुत रेयर, कि आखिर ये ऑर्थो पर ही क्यों कनेक्ट होता है जबकि इसको पारा पर जुड़ना चाहिए। देखो भाई ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल रहता तब हम बात करते इसके बारे में, पर क्यों जुड़ा जाता है इसको अभी आगे बताएंगे कि ये ऑर्थो पर ही क्यों कनेक्ट हो रहा है। अब हमको कार्बोजिलिक ग्रुप जोड़ना था, कार्बोजिलिक ग्रुप जोड़ दिए, अब हमको वापस इसको फेनॉल बनाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस लगाओ कि हम यहां पर क्या रिएजेंट लें कि ये O के साथ H हो जाएगा। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड प्लस वाटर, क्या कर दें, इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर O- के पास यहां पर Na+ है, Na+ के बदले क्या आ जाएगा, H+, और ये क्या हो जाएगा, COOH। इसी का नाम है सेलिसाइलिक एसिड। क्या नाम है इसका, सेलिसाइलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसका दूसरा नाम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, नोमेनक्लेचर बता चुके हैं। देखिए यहां पर ये कार्बोजिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है COOH, और इसीलिए COOH की प्राथमिकता ज्यादा है और अल्कोहल की प्रायोरिटी कम है। इसीलिए अल्कोहल यहां पर फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी इस कार्बोजिलिक एसिड के सामने ये ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, और जब अल्कोहल ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसके लिए हाइड्रोक्सी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन से लगा है, और ये 2 नंबर है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, पर इससे वो 1 नंबर नहीं देंगे, क्योंकि 1 नंबर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग है, तो रिंग देंगे इसको 1 तो फिर चेन नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको 1 देंगे और इसको 2, और 2 नंबर पर अल्कोहल लगा है इसलिए BPF पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो 2-हाइड्रोक्सी, और बेंजीन में कार्बोजिलिक लगा है इसीलिए 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, या इसी को सेलिसाइलिक एसिड कहते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है सर, तो इसका इस्तेमाल किस चीज लिए किया जाता है, टू ट्रीट स्किन डिजीज, मतलब स्किन जो डिजीज होता है ना, बीमारी, जैसे दाद, खाद, खुजली, ईच गार्ड आपने नाम सुना होगा, रिंग गार्ड सुना होगा आपने, तो ये सब जो बनता है वो इसी से बनता है, टू ट्रीट स्किन डिजीज, है ना। स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए, दाद, खाद, खुजली को मिटाने के लिए सेलिसाइलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि फेनॉल का इस्तेमाल क्या करते हैं, क्या चीज में, तो फेनॉल जो होता है ये भी दवाई होता है टू ट्रीट ओरल एनाल्जेसिक्स, यानी मुंह के अंदर कोई छाले, फोड़े, फुंसी हो जाए मुंह के अंदर, तो उसको ठीक करने के लिए एक एलोवेरा की तरह दिखने वाला जेल होता है, ये फेनॉल जो होता है बिल्कुल बर्फ के चूर की तरह दिखता है, ये ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल की तरह दिखता है, और इसका इस्तेमाल मुंह के अंदर अगर घाव हो गया है, ओरल इन्फेक्शन हो गया, एनाल्जेसिक्स हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो सेलिसाइलिक एसिड है वो इसका स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, दांत, खाद, खुजली मिटाने के लिए। तो ये कोलबेज रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा, क से कोलबेज और क से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा जो मैं अभी लिख रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा ये वर्ड, क्योंकि कोलबेज और रेमर टाइमन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो याद रखिएगा क से कोलबे और क से कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखने के लिए मैं बता रहे हैं। यानी कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है कि फेनॉल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ना होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ने का रिएजेंट क्या होता है, यानी कोलबेज में रिएजेंट क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ इसका रिएजेंट होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे रेमर टाइमन रिएक्शन। चलिए बच्चों, आगे आप देखेंगे हम लोग नया रिएक्शन जिसका नाम होगा रेमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, देखिए रेमर टाइमन रिएक्शन क्या कहता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कोलबेज रिएक्शन,
और उसमें हमने क्या देखा कि फेनॉल से सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनाया गया। अब हम देखने जा रहे हैं कि फेनॉल से सैलिसल्डिहाइड कैसे बनेगा। मतलब सर देखो, जब तक आपके दिमाग में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इमेज नहीं बनेगा तब तक आप सोच भी नहीं पाएंगे कि रिएक्शन कैसे होगा। तो फेनॉल बोलते ही आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, ये तो क्लिक कर गया, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं क्लिक कर रहा है कि सैलिसल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो सैलिसल्डिहाइड का मतलब है कि ये आपके पास अगर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में अल्कोहल लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, जिस प्रकार से सैलिसाइलिक में क्या था, ऑर्थो पोजीशन पर COOH लग गया था सैलिसाइलिक एसिड में, इसी प्रकार सैलिसल्डिहाइड में ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। इसका दूसरा नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है। इसका नाम क्या हो सकता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यानी इसके पहले वाले में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ा था और उसके लिए रिएजेंट क्या लिए थे प्यारे, CO2 और H+, याद करो। उसी प्रकार यहां पर दूसरा रिएक्शन है, ये देखिए ध्यान से ये कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास बेंजीन रिंग है और इस पे क्या लगा हुआ है, OH फेनॉल लगा हुआ है। अब अभी सर ने क्या बताया कि अगर फेनॉल के रहते हुए आप बेंजीन रिंग के में किसी भी कार्बन पर सिर्फ आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल के अलावे कुछ और चीज जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस OH को अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि लॉक पड़ा हुआ है। ये जब तक OH है तब तक रिंग में कुछ जोड़ने नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले ये एसिड है तो इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे और इससे हम बना लेंगे सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बना लेंगे, O-Na+। इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या नाम है, सोडियम फेनॉक्साइड। और ये तो जान ही रहे हैं फेनॉल है। अच्छा, यहां से क्या बाहर हुआ होगा, H+ और यहां से OH-, तो आप साथ में H2O को निकलते हुए भी दिखा सकते हैं। अब आपको इसमें जो जोड़ना है वो जोड़ सकते हैं। तो हम क्या जोड़ना है, CHO। तो डायरेक्ट CHO जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ना था COOH, तो डायरेक्ट हम क्या ले लिए थे, CO2 और H+ ले लिए थे कोलबेज रिएक्शन में। लेकिन यहां पर डायरेक्ट ऐसा कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले इसको ट्रीट करना होगा क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ ट्रीट करना होगा, क्लोरोफॉर्म के साथ। CHCl3 को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म। अब जैसे ही इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर लग जाएगा CH। देखो यहां पर लिए हैं भले CHCl3, लेकिन CHCl3 यहां नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है और यहां पर भी बेंजीन वाला कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकला होगा और यहां से बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन और यहां से एक क्लोरीन, और HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इस प्रकार CHCl3 लिए जरूर है, पर यहां पर जुड़ेगा CHCl2। CHCl2 का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। अब यहां पर हमको क्लोरीन के जगह पर OH लाना पड़ेगा, तब ना, देखो ना हम मंजिल के करीब करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं। हमको यहां पर क्या चाहिए, CHO, और हम किसका जुगाड़ कर लिए हैं, C और H का जुगाड़ कर लिए हैं। अगर O का जुगाड़ हो जाए तो मजा आ जाए। अब O कैसे जुगाड़ होगा, इसीलिए इसको हम ट्रीट करेंगे 2NaOH के साथ, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ऊपर जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख रहे हैं 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से एक Na+ और एक OH-, तो यहां 2 क्लोरीन है। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या प्यारे, CHCl2 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, या CH इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CHCl और Cl नहीं लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब हमको यहां पे 2 क्लोरीन लगाना है, 2 क्लोरीन की जगह पर 2 OH लगाना है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर बेंजीन रिंग पर यहां क्या ले लेंगे, CH, और जहां जहां Cl है वहां पर क्या हो जाएगा, OH। नहीं समझे तो नहीं समझो, ध्यान समझो, बिल्कुल ध्यान समझना यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर क्लोरीन पे माइनस और कार्बन पर प्लस, फिर क्लोरीन पे माइनस और कार्बन पर प्लस, और Na पे प्लस और OH पे माइनस। तो जो कार्बन पे प्लस है उस प्लस के पास कौन आएगा, OH-। तो कार्बन का प्लस और OH का माइनस क्या बना लेगा, बॉन्ड। फिर नीचे के लिए भी कार्बन का प्लस और OH का माइनस क्या बना लेगा, बॉन्ड। अब ना अगला स्टेप में हमको करना है डिहाइड्रेशन। क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। क्यों,
क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां से अच्छा देखो यहां से क्या होगा, हम चाहते हैं यहां से OH और यहां से H बाहर हो जाए और सिर्फ क्या रह जाए, वहां पर O रह जाए। तो OH को हटाना चाहते हैं, HOH को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन। और हम सब जानते हैं प्यारे, डिहाइड्रेशन बहुत बार कर चुके हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और कभी भी डिहाइड्रेशन करना हो तो डिहाइड्रेशन करने का एक ही रिएजेंट होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन करने का रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में हीट करना होता है। कितना हीट करना होता है, 443 केल्विन। कितना हीट करना होता है, 443 केल्विन। ऐसा करने से OH और H यहां पर बाहर हो जाता है और आपके पास यहां पर क्या रह जाता है, बेंजीन रिंग पर CHO। अच्छा यहां पर तो रह छूटता जा रहा है, यहां पर ONA और ONA ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना, O माइनस Na प्लस O माइनस Na प्लस। अब देखो जो हमको जोड़ना था वो हमने जोड़ लिया प्यारे। अब वापस से हमको ना ONA को वापस से OH बनाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस लगाओ कि ऐसा क्या लें कि Na भी बाहर हो जाए। यहाँ पे है O माइनस और Na प्लस, तो कॉमन सेंस लगाओ क्या लें, तो हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिक वाटर। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, O माइनस के पास क्या आ जाएगा बताओ तो प्यारे, O माइनस के पास जहां Na प्लस है वहां पर क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा ना, H प्लस। और यहां पर क्या हो जाएगा, CHO। और यहां का Na और यहां का OH क्या बन के बाहर हो जाएगा, NaOH। और इस प्रकार आपके पास बन गया सैलिसल्डिहाइड। क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यानी आपने क्या सीखा, यहां ध्यान देने वाला बात क्या है, जैसे वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, यहां पर हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म। और दूसरा स्टेप में क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है। CHO लाना है, मतलब क्लोरोफॉर्म रहेगा तब CH आ जाएगा। और क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन को हटाकर OH जोड़ के डिहाइड्रेशन कर देना है। तो ये चीज एक दो बार अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है एग्जाम के लिए। तो रेमर टाइमन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और डायरेक्ट पूछ सकता है या फिर बोलेगा कन्वर्ट फेनॉल टू सैलिसल्डिहाइड। इसका नोट डाउन करिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा फिर से देखिए। वैसे नहीं समझ में आने लायक कोई बात नहीं है। सबसे पहले जब तक ये OH रहेगा इस रिंग में तब तक कुछ जोड़ने नहीं देगा इलेक्ट्रोफाइल के अलावे। तो इसीलिए सबसे पहले OH को हम हटा के एक सॉल्ट बना लिए अनस्टेबल, और उसके बाद हम क्लोरोफॉर्म जोड़ लगा रहे हैं जिससे CHCl3 के बदले CHCl2 जुड़ा और यहाँ पे H प्लस और यहाँ का Cl माइनस बाहर निकल गया। अब 2 क्लोरीन को हटा के 2 OH जोड़ना है, इसीलिए फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिए। अब हमको H2O बाहर करना है, इसलिए डिहाइड्रेशन कर दिए। डिहाइड्रेशन का रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में 443 केल्विन तक गर्म करना पड़ता है, तो जिससे H2O बाहर हो गया। अब बाहर हो गया H2O तो खाली बच गया CHO। अब इसको वापस पहले जैसा बनाना है, इसलिए हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो वापस ONA की जगह पर OH आ जाएगा और फिर से वहां पर सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और NaOH जो आप पहले लिए थे वो वापस NaOH मिल गया, जो अगला स्टेप में रिएक्शन कराने के लिए तैयार है। समझ में आ गया बात? चलो नोट डाउन करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके चलें। ले लो स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो जा रहा हूं। अब देखो इसी प्रकार है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी फेनॉल में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जुड़ेगा वो देखिए। हम अभी तुरंत पहले आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, जिसपे प्लस चार्ज होता है या जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक प्लस को हटाकर उसके जगह पर दूसरा प्लस को जोड़ना, ठीक है। और यहां पर है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पर एसाइलेशन 2 बार हो गया है, तो यहां पर लिखो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर एसाइलेशन पढ़ लेंगे। देखो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, कहीं भी अगर एल्काइलेशन लिखा हो तो एल्काइलेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, जैसे कि CH3 ग्रुप,
हाँ, CH3 CH2 ग्रुप यानी मिथाइल, इथाइल, इस तरह के ग्रुप को अगर जोड़ना हो तो इसी को कहा जाता है अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप को जोड़ने के रिएक्शन को अल्काइलेशन कहा जाता है। और कभी भी अगर अल्काइलेशन करना हो तो अल्काइलेशन करने का रिएजेंट क्या होता है? अगर अल्काइलेशन करना हो तो अल्काइलेशन करने का एक ही रिएजेंट होता है, अल्काइल हैलाइड। ये हेलो एल्केन में भी हमने पढ़ा था प्यारे, अल्काइल हैलाइड यानी RX। तो जब अल्काइल हैलाइड लेंगे तो ये क्या करेगा, हैलोजन हट जाएगा और अल्काइल ग्रुप उसमें जुड़ जाएगा। किसमें? तो फेनॉल का करा रहे हैं इसलिए फेनॉल में जुड़ेगा। उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए ये आपके पास बेंजीन रिंग है, तो यहां पर आपके पास है OH। अगर हमको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है तो हम यहां पर क्या लेंगे, CH3Cl। अगर इथाइल जोड़ना होता तो यहां क्या लेते, क्लोरोइथेन है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर बेंजीन रिंग पर हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं है। बेंजीन रिंग है इसका मतलब क्या है, सब जगह हाइड्रोजन है प्यारे, सब जगह हाइड्रोजन है। अब देखो क्या होगा, तो यहां पर बेंजीन रिंग का कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ये कार्बन, इसका S कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा और कार्बन पर प्लस आ जाएगा, और ये दोनों अलग हो जाएगा और ये दोनों अलग हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर OH जहां है वहीं रहेगा, और इस प्रकार से H प्लस के जगह पर क्या आ जाएगा, CH3 प्लस। तो CH3 प्लस और बेंजीन रिंग के कार्बन का माइनस दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर बॉन्ड बना लिया, और इस प्रकार से फेनॉल में अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और प्लस चार्ज जिसके पास रहता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पारा पर जुड़ेगा, इसीलिए खाली ऑर्थो पर एक बार हम निकलते हुए दिखाएंगे H प्लस को, और पारा पर। तो हो सकता है कि ऑर्थो पर जुड़ जाए। अगर ऑर्थो पर ना जुड़ा हो तब फिर कहां पर जुड़ेगा, OH यहां पर है तो इसके रेस्पेक्ट में पारा यहां पर CH3 जुड़ जाएगा, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, O मिथाइल, ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल लग गया है तो इसको हम लिखेंगे O मिथाइल फेनॉल, या इसको हम 2 मिथाइल फेनॉल भी बोल सकते हैं। अगर IUPAC लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 का इस्तेमाल करेंगे, और कॉमन नेम लिख रहे हैं ना प्यारे तो फिर ऑर्थो मेटा पारा का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्कोहल यहां पे लगा है तो इसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो है तो ऑर्थो पर मिथाइल लगा है इसलिए O मिथाइल फेनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, P मिथाइल फेनॉल। तो पारा पर लगा हुआ है इसलिए P मिथाइल फेनॉल। तो इस प्रकार फेनॉल में अल्काइल ग्रुप अगर जोड़ना हो, मिथाइल जोड़ना हो तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल जोड़ना हो तो इथाइल क्लोराइड। अब देखो यहां पे CH3 तो जुड़ गया, तो यहां पे क्या बचा, H प्लस, और यहां क्या बचा, Cl माइनस। तो H प्लस और Cl क्या बन के बाहर निकल जाएगा, HCl बनकर बाहर निकल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इथाइल ग्रुप जोड़ना रहता तो क्लोरोइथेन लेते, प्रोपाइल जोड़ना रहता तो क्या लेते, क्लोरोप्रोपेन लेते, ब्यूटाइल जोड़ना रहता तो क्लोरोब्यूटेन लेते। क्लियर है, चलो लिखो। इसी प्रकार आपके पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन शब्द का मतलब समझिए, एसाइलेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप सर, एसिटाइल ग्रुप, या इसी को एसाइल ग्रुप भी कहा जाता है, एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप। देखो एसिटाइल मतलब क्या है, एसिड प्लस YL, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप कहीं दिखाई दे, इसी को ऐसा लिखा हुआ भी रह सकता है CH3CO, यानी कार्बोनिल भी रहे और 2 कार्बन भी रहे, कार्बोनिल को मिलाकर 2 कार्बन रहे, तो 2 कार्बन को एसिड कहा जाता है। एसिड, इथ मतलब एसिड, कॉमन में एसिड और IUPAC में इथ कहा जाता है 2 कार्बन को। तो 2 कार्बन है इसलिए एसिड, और कार्बोनिल लगा हुआ है तो कार्बोनिल का YL, और इसीलिए एसिटाइल कहीं भी दिखाई दे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एसिटाइल का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O है। क्लियर है। अब देखो एसाइलेशन करना है तो क्या लेंगे रिएजेंट, जब अल्काइल ग्रुप जोड़ना था प्यारे तो अल्काइल हैलाइड लिए थे, तो जब एसाइल ग्रुप जोड़ना होगा तो क्या लेंगे, एसाइल हैलाइड लेंगे, एसिटाइल हैलाइड लेंगे। इसका नाम क्या है, एसिटाइल, और हैलोजन के जगह पर क्या है, क्लोरीन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड।
जब भी एसिटाइल ग्रुप जोड़ना हो तो एसाइल हैलाइड लेंगे। चलिए उदाहरण लेते हैं। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग में लगा हुआ है OH, और इसको हम ट्रीट करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। इसको कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, या इसी को हम प्यार से इथेनॉइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। इथेनॉइल ETHANOYL इथेनॉइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। और ये आपके पास क्या है, फेनॉल है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, फिर से वही बात समझना है कि यहां पर क्या है, क्लोरीन पर माइनस और कार्बन पर क्या है, प्लस, और यहां ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन पे प्लस और यहां कार्बन पर माइनस। इसी प्रकार पारा पर भी यही रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है ये वाला प्लस वाला पार्ट, तो ऑर्थो और पारा पर जाकर जुड़ेगा। इसीलिए क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, तो बन जाएगा यहां पर OH जैसे है वैसा ही रहेगा, और प्लस वाला पार्ट जुड़ेगा, यानी COCH3 या तो ऑर्थो पर, अगर ऑर्थो पर जुड़ गया तो पारा पर नहीं जुड़ेगा। अगर पारा पर, यानी कहने का मतलब है और होता है, और ये या तो ये एक बार में एक ही चीज बनेगा। तो यहां पर हो गया फिर से OH, और इस बार यहां पर हो गया C डबल बॉन्ड O CH3। इसको कहा जाता है बच्चों एसिटोफेनॉन। 2 कार्बन है और कीटोन लगा हुआ है। कीटोन मतलब क्या होता है सर, देखो कार्बोनिल के, ये वाला कार्बोनिल होता है, और कार्बोनिल के दोनों तरफ अगर कार्बन लग जाए तो इसको कीटोन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कीटोन। अब कीटोन में 2 कार्बन है इसलिए एसिटो, और बेंजीन रिंग है इसलिए फेनॉन। फेन मतलब बेंजीन, और कीटोन भी है और 2 कार्बन भी है और बेंजीन रिंग भी है, इसीलिए एसिटोफेनॉन। और यहां पर एसिटोफेनॉन कीटोन लगा है और यहां एल्कोहल लगा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, या O हाइड्रोक्सी भी कह सकते थे, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन। फेन मतलब बेंजीन, कीटोन के लिए ONE, और 2 कार्बन लगा हुआ है इसलिए एसिटोफेनॉन। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1। देखो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, और एल्कोहल यहां ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, तो एल्कोहल जब ब्रांच की तरह बिहेव करेगा तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन, ठीक है। और जहां जहां पर कीटोन वाला ग्रुप जुड़ा है वहां से क्या बाहर हुआ होगा, यहां Cl और यहां से H, तो क्या बन जाएगा साथ में 2HCl, या 2HCl की जगह पर HCl भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से भी HCl निकला होगा, यहां से भी निकला होगा, तो 2HCl या HCl दिखाएंगे। बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, चलो नोट डाउन करो इसको। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, फेनॉल से बेंजीन बनाना है। बहुत सिंपल है ये, अगर आपके देखो आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, और इससे आपके पास यहां पर है फेनॉल। ये VVI सवाल में से एक है, फेनॉल है आपके पास, और फेनॉल से आपको बनाने बोला है बेंजीन, ये बनाने बोला है। अगर हम आपसे पूछें कि बाबू दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर OH नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है प्यारे, तो आप यही कहेंगे कि OH नहीं है सर, OH हटाना है। पर वास्तव में OH नहीं हटाना है, सिर्फ O हटाना है। नहीं समझे, देखो यहां फेनॉल है और यहां पर बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और यहां पर आपके पास है C6H5OH। यानी अगर यहां कार्बन की संख्या देखें तो दोनों जगह सेम है, हाइड्रोजन की संख्या देखें तो दोनों जगह सेम है। एक्स्ट्रा क्या चीज है यहां पर, ऑक्सीजन। तो कभी भी अगर ऑक्सीजन को खींच के एक्सट्रैक्ट करना हो, बाहर निकालना हो, तो जिंक का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर हम डालेंगे जिंक डस्ट, यानी जिंक का जो डस्ट डालेंगे या जिंक पाउडर डालेंगे, तो ये जो जिंक है वो इस ऑक्सीजन को लेकर जिंक ऑक्साइड बनकर बाहर हो जाएगा। यहां का ऑक्सीजन बाहर, और C6H5OH से O निकल गया तो बचेगा C6H6। तो देखने का अपना नजरिया होता है। यहां ध्यान से देखना है कि फेनॉल से बेंजीन बनाना है तो हमें लगता है कि OH को बाहर निकालना है, पर OH को नहीं निकालना है, सिर्फ O को निकालना है, यानी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना है। और ऑक्सीजन पे 2- होता है, तो ऐसा एलिमेंट लेना होगा जो 2+ दे, तो Zn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। इसीलिए जिंक का पाउडर डालेंगे, जिंक डस्ट डालेंगे, तो ये जिंक का डस्ट ऑक्सीजन को खींच करके बाहर कर देगा, और फेनॉल से क्या बन जाएगा प्यारे,
बेंजीन बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, छोटा सा है पर धमाकेदार सवाल है। अब अमोनोलाइसिस किया जा रहा है एनिलीन। एनिलीन का स्पेलिंग होता है ANILINE। फेनॉल से एनिलीन बनाना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अमोनोलाइसिस किया जा रहा है। अमोनोलाइसिस का रिएजेंट देख लीजिए। NH3 का मतलब देखो यहां पर हुआ क्या, एक्चुअली आपके पास क्या है, ROH प्लस NH3 है। तो देखो NH3 से क्या बाहर हो रहा है, H प्लस, ठीक है, और यहां से क्या बाहर हो रहा है, OH माइनस। तो ये H प्लस और OH माइनस मिलकर H2O बन जा रहा है। तो जब OH माइनस बन रहा है तो R पे क्या आ रहा है, प्लस, और NH3 से H प्लस निकल जा रहा है, तो बचेगा क्या, NH2 माइनस। तो NH2 माइनस और R प्लस क्या बन जाएगा, R पे प्लस और NH2 पे माइनस, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, RNH2, और H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, H2O। R के जगह पर यहाँ AR लिया गया है, फेनॉल, और है वही चीज रिएक्शन। अमोनोलाइसिस कराया जा रहा है, यानी कभी भी अल्कोहल का अमोनोलाइसिस करेंगे तो अल्कोहल से अमाइन और फेनॉल से एनिलीन बनाया जा सकता है। चलो नोट डाउन करो इसको। ये अगर आप देखना चाहें तो क्या हो रहा है, NH3 से क्या हो रहा है, दो चीजें निकल के बाहर आ रही हैं, एक H प्लस और एक NH2 माइनस, और अल्कोहल से दो चीजें निकल रही हैं, R प्लस और OH माइनस। तो इसका OH माइनस यहां से अल्कोहल से और NH3 से H प्लस, और दोनों कनेक्ट होकर वाटर, और यहाँ का R प्लस और यहाँ का NH2 माइनस, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिया। अगर बॉन्ड दिखा रहे हैं तो प्लस माइनस नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अगर दिखा रहे हैं समझाने के लिए, तो आप प्लस माइनस था तभी बॉन्ड बना, और इस प्रकार से फेनॉल से क्या बन गया, एनिलीन बन गया। ठीक है, चलें आगे। अब देखो फेनॉल से क्या बनाना है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फेनॉल से क्या बनाना है, एक ही बार में तीनों जगह पर ब्रोमीन जोड़ना है। तो कभी भी अगर फेनॉल से एक ही बार में तीनों जगह पर ब्रोमीन जोड़ना हो, देखिए ये आपके पास फेनॉल है OH, और यहां पर बनाना क्या है आपको, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बनाना है। यानी 2 पर ब्रोमीन, 4 पर ब्रोमीन, और फिर 6 पर ब्रोमीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। तो ये फेनॉल है और यहां से ये बनाना है, मतलब हैलोजन जोड़ना है। और हैलोजन जोड़ने की प्रक्रिया को हैलोजिनेशन कहा जाता है। और हैलोजिनेशन भी कैसे करना है, अनकंट्रोल्ड, यानी ऐसा करना है कि ऑर्थो पारा पर सब जगह एक जगह जल जाए। तो यहां पर कभी भी इस प्रकार से अगर हैलोजिनेशन करना हो, तो इस प्रकार से हैलोजिनेशन करने के लिए, अनकंट्रोल्ड हैलोजिनेशन करने के लिए ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, और रूम टेम्परेचर रखा जाता है 298 केल्विन। ब्रोमीन वाटर मतलब हो गया ब्रोमीन और वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या हो गया, Br2 और साथ में वाटर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पर जो वाटर होता है ना, ये पोलर सॉल्वेंट होता है, विच पोलराइज द बेंजीन रिंग, विच पोलराइज द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। और इसी कारण से रिंग जब पोलराइज हो जाता है तो एक ही बार में ऑर्थो पर, पारा पर, फिर से ऑर्थो पर, एंड सो अनकंट्रोल्ड हैलोजिनेशन हो जाता है। एंड सो अनकंट्रोल्ड हैलोजिनेशन, और इसीलिए अनकंट्रोल हो गया और एक ही बार में तीनों जगह जुड़ गया। हाँ, अगर वाटर के जगह कोई दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते ना प्यारे, तो फिर वो कंट्रोल मैनर में करता, ब्रेक लगा लगा के। लेकिन जैसे ही वाटर डाल दिए, पूरा रिंग को पोलराइज कर देगा, और एक ही बार में ऑर्थो, पारा और ऑर्थो पर ब्रोमीन जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हैलोजन जो होता है, तो जो हैलोजन होता है ये तो ग्रुप 17 का एलिमेंट है प्यारे। तो जब ग्रुप 17 का है तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हैलोजन भी तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो हैलोजन को भी तो इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो जब हैलोजन, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में कहां जाता है बताए हैं, ऑर्थो पर जाता है, पारा पर जाता है और ऑर्थो पर जाता है कि नहीं जाता है। इसीलिए यहां पर हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण ऑर्थो, पारा और ऑर्थो पर चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में रहता कि फेनॉल से खाली 4 ब्रोमोफेनॉल बनाना है, माने अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करने बोलता, ठीक है, तो अगर अनकंट्रोल्ड करने बोलता तो फिर यहां वाटर के जगह कोई दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना पड़ता। चलो कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। इसलिए यहां देखो क्या है, पी ब्रोमो, आ गया वही क्वेश्चन,
तो अगर आपके पास यहां पर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ यहां OH लगा हुआ है और यहां पर क्या करने बनाने बोल रहा है, फेनॉल में पारा पोजीशन, पारा ये है, मान लो अगर यहां OH है तो इसके रेस्पेक्ट में पारा ये है, तो पारा पे ब्रोमीन लगाने बोला है, पी ब्रोमोफेनॉल। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हैलोजिनेशन तो करना पड़ेगा, पर कैसा हैलोजिनेशन करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड हैलोजिनेशन, हिसाब से, आराम से। तो इसके लिए हम यहां पर ब्रोमीन तो लेंगे, पर यहां पर वाटर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे। वाटर के जगह पर क्या लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। और ये कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और इसी कारण से नॉन पोलर सॉल्वेंट होने के कारण ये रिंग को पोलराइज नहीं करेगा। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट सो विल नॉट पोलराइज द बेंजीन रिंग, will not polarize the benzene ring, and so halogenation will takes place in controlled manner। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, अगर वाटर ले लोगे तब तो एक ही बार में ऑर्थो पारा ऑर्थो एक ही बार में, लेकिन अगर कार्बन डाइसल्फाइड लोगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एंड सो हैलोजिनेशन इन कंट्रोल्ड मैनर, एंड सो हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन कंट्रोल्ड मैनर, इन कंट्रोल्ड मैनर। चलो नोट डाउन करो। अगला क्या है, फेनॉल से, अच्छा फेनॉल से क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेनॉल। कॉमन सेंस है भाई, ये आपके पास फेनॉल है और बेंजीन रिंग पर OH, यानी इसका फॉर्मूला है C6H5OH, ये हो गया फेनॉल। और इससे आपको बनाने क्या बोला है, साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी C6H11OH। अब कॉमन सेंस लगाइए, देखिए यहां पर हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, और यहां पर तो एक भी नहीं है क्योंकि यहां OH लगा हुआ है, जबकि यहां पर हर कॉर्नर पर कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब हर कॉर्नर पर क्या है, 2-2 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन यहां बढ़ गया, सब कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन बढ़ गया। तो पहले था 5 हाइड्रोजन, तो 6 और बढ़ गया, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो अगर यहां से यहां में देखें तो क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये आपके पास फेनॉल है और ये आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल है। क्या फर्क दिखाई दे रहा है, क्या परिवर्तन दिख रहा है, तो यहां पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। मतलब सर, अरे भाई रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन होने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, H2+ निकल प्लेटिनम या पैलेडियम रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अब ये मत सोचना कि यहां 2 ही हाइड्रोजन है तो यहां 11 कैसे हो गया, 2 नहीं है प्यारे, हम जहां हाइड्रोजन गैस डाले तो गिनती से नहीं डाले हैं, बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल चला गया होगा ना। तो अगर फेनॉल का एक मॉलिक्यूल है तो उस प्रकार से अगर 6 हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3 वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्ट किया होगा, एक मॉलिक्यूल फेनॉल का और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट किया होगा, तब 6 हाइड्रोजन यहां पर जाकर जुड़ा होगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो 1:3 के अनुपात में, 1:3 के रेशियो में ये फेनॉल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किए होंगे। चलो इसको नोट डाउन कर लो। रिडक्शन करना है, कभी भी बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड को हटाना हो यानी हाइड्रोजन जोड़ना है, और हाइड्रोजन जोड़ने को क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। अच्छा, फेनॉल से बनाना है बेंजोक्विनोन, यानी यहां ऑक्सीडेशन करना है। ये आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है OH, और यहां से आपको बनाना है बेंजोक्विनोन। समझो जरा ध्यान से, क्वीनॉन, क्वीनॉन क्यों बोल रहा है, क्वीन मतलब होता है डाई, क्वीन मतलब क्या होता है, डाई। इसका मतलब क्वीनॉन का मतलब है ये डाई कीटोन बनाने बोल रहा है, डाई कीटोन। इसका नाम है बेंजोक्विनोन, इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन इसका नाम है। और ये आपके पास क्या है, फेनॉल है। क्या है ये, फेनॉल। अब देखो इसके मुकाबले इसमें क्या फर्क है, यहां पर एक ही ऑक्सीजन था, यहां 2 ऑक्सीजन हो गया। देखो कीटोन क्या होता है बता चुके हैं, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन हो तो उसको कीटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीटोन। तो देखो तो यहां ऊपर भी कीटोन और नीचे भी कीटोन नहीं दिख रहा है आपको, एक यहां पर कार्बन कार्बन और यहां कार्बोनिल, तो यहां पर कीटोन दिख रहा है एक ऊपर और एक यहां पर कीटोन दिख रहा है नीचे, तो ऊपर भी कीटोन नीचे भी कीटोन, इसलिए डाई कीटोन। और डाई कीटोन है और बेंजीन पे लगा हुआ है इसलिए
डाई के लिए क्वी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यू यू आई जो है, क्वीन जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो 2 कीटोन के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो फेनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है, मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है। तो ऑक्सीजन ऐड, यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से है। तो जब भी कभी फेनॉल में ऑक्सीजन ऐड करेंगे यानी फेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन के लिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। सपोज Na2Cr2O7, इसको कहा जाता है क्रोमिक एसिड। क्या कहा जाता है? क्रोमिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल है फेनॉल। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन मिलेगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल है और इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जा रहा है? कीटोन बन जा रहा है और 2 कीटोन बन रहा है, इसलिए बेंजीन पे लगा हुआ है, इसीलिए इसको बेंजोक्विनोन कहा जाता है। ठीक है, चलो